हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में कराऊंगा आपको अमीबा में पोषण कैसे होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा मानव पाचन तंत्र, पूरा अच्छे से समझाऊँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आपको सारा एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। मानव पाचन तंत्र कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने जैव प्रक्रम के बारे में बताया था। इसके अलावा पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद जो पौधे होते हैं उन पौधों में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, इसके बारे में बताया था। इसके अलावा जंतुओं और मानव में पोषण की जो क्रिया होती है वो सारी चीज़ें मैंने आपकी इसके पहले वाली वीडियो में बता दी हैं। तो आपको यहाँ पर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो वो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण क्या होता है, कैसे होता है, सारी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ध्यान से आप समझते रहिए। क्या लिखा है, अमीबा में पोषण। इसको पढ़ते हैं, जीवधारियों द्वारा पोषक पदार्थों को अंतर्ग्रहण और उपयोग की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जीवधारियों द्वारा क्या होता है कि जब हम भोजन को अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को खाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसके ऊर्जा लेकर हम लोग उससे क्या कर लेते हैं, काम में ले लेते हैं, वो जो क्रिया होती है उसको हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक, तो मनुष्य क्या करते हैं, वो तो अंतर्ग्रहण करके भोजन को क्या करते हैं, आराम से मुख से खाकर उसमें से ऊर्जा ले लेते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अमीबा में क्या होता है, अमीबा में कूटपादों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। हम लोग तो क्या करते हैं, ऐसे भोजन खा लेते हैं मुख द्वारा और अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अमीबा जो होता है, अमीबा में कूटपादों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। कूटपाद क्या होते हैं, देखो अमीबा जो होता है, अमीबा अपनी आकृति को चेंज करता रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये देखिए सारी ये इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये जो नकली टांगे जैसी ये अमीबा ने निकाल रखी हैं भोजन को पकड़ने के लिए, ये क्या है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। जैसे ही यहाँ पर देखिए भोजन का कण इसके सामने आता है, ये क्या करता है, अपनी नकली टांगे टाइप से ये निकालता है। ये देखिए यहाँ पर नकली टांगे टाइप से निकालता है, इन्हीं को हम लोग क्या कहने लगते हैं, कूटपाद कहने लगते हैं। नकली टांगे जब निकालता है तो इसी के अंदर उस भोजन को यहाँ पर देखिए फंसा लेता है, और जहाँ पर ये भोजन को फंसाता है इसको कहते हैं खाद्यानि या खाद्य रिक्तिका। जब भोजन उसमें फंस जाता है तो उसी में से क्या करता है, वो पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है और बचा हुआ अपशिष्ट भाग फिर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर ऊपर पढ़ लेते हैं। अमीबा में कूटपादों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन खाद्यानि में बंद हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर भोजन क्या हुआ, खाद्यानि में बंद हो गया। इसके बाद आगे क्या लिखा है, पाचक रस खाद्यानि में प्रवेश करके भोजन को पचाते हैं। जो अमीबा के पाचक रस होते हैं यहाँ पर खाद्यानि में वो प्रवेश कर कर इस भोजन को पचा देते हैं। पाचित भोजन विसरित होकर खाद्यानि से बाहर निकलकर जीव द्रव्य में मिल जाता है, और अमीबा में जो जीव द्रव्य होता है उसमें भोजन का पाचन करके विसरण द्वारा क्या होता है, वो उसी जीव द्रव्य में मिल जाता है। खाद्यानि में कोशिका में भ्रमण करती रहती है। जो खाद्यानि होती है वो कोशिका में, ये सारी कोशिका में पूरे में भ्रमण करती रहती है। ठीक है, ये होता है अमीबा में पोषण। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो देखते हैं वो हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है इस चैप्टर का। आप अच्छे से समझते रहिए कहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ आपको बताऊंगा। तो मानव पाचन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल एग्जाम परीक्षा के लिए। ठीक, इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, मनुष्य की आहार नाल में
भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा का मतलब जो हम खाना खाते हैं मुख में जाता है, तो जो भोजन होता है उस भोजन का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए आहार नाल एक शब्द आया है, आहार नाल क्या होता है? देखिए हम जब भोजन करते हैं तो भोजन पूरा रास्ता जहाँ से तय करता हुआ जब तक हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल जाता, ये देखिए यहाँ पर भोजन ये यहाँ से मुख से जाता है, मुख से जाता हुआ जितनी भी ये रास्ता यहाँ पर तय करता है, इस तरीके से ये पूरी रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे को आहार नाल कहते हैं। ठीक, आई होप आपको आहार नाल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। मनुष्य की आहार नाल में भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है तथा इसके विभिन्न अवयवों का पाचन विभिन्न एंजाइमों के कारण होता है, और जो इसमें विभिन्न भाग होते हैं उनका पाचन जो होता है एंजाइमों के कारण होता है। आगे क्या लिखा है? भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ाने के लिए कृमाकुंचन नामक एक विशेष प्रकार की गति होती है। भोजन आगे कैसे बढ़ता है? जो आंतें होती हैं, हमारी आंत होती है और जो भी पूरा आहार नाल है उसमें एक कृमाकुंचन गति होती रहती है। कृमाकुंचन गति क्या होती है कि वो थोड़ा सा फूलते, ऐसे फूलती पिचकती रहती है, हल्की हल्की आंत जो होती है पूरी आहार नाल हल्के हल्के फूलती पिचकती रहती है, उसी गति को हम कहते हैं कृमाकुंचन गति। कृमाकुंचन गति के कारण जो होता है भोजन आगे बढ़ता रहता है, जिससे भोजन पाचक रस के साथ अच्छी तरह से मिल जाता है। उस गति के कारण क्या होता है? जो पाचक रस होते हैं उस भोजन के साथ अच्छी तरीके से मिल जाते हैं ताकि भोजन का पाचन और भी अच्छी तरीके से हो पाए। इसके बाद क्या लिखा है? आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन निम्न प्रकार होता है। देखिए एक एक को हम समझेंगे कि कहाँ पर किसका पाचन होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा क्या होता है? जहाँ से हम भोजन खाते हैं तो मुख में ही सबसे पहले ले जाते हैं, तो मुख में जो पाचन होता है वो क्या होता है? इसमें लिखा है मुख गुहा में पाचन। इसको समझते हैं। मुख गुहा में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर लार मिलाई जाती है, यानी कि भोजन को जब हम मुख में चबाते हैं तो उसमें क्या होता है? लार मिक्स हो जाती है और जीभ द्वारा अच्छे से उसमें लार मिला दी जाती है। लार में टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। जो लार उसमें भोजन में मिलती है तो उसमें टाइलिन या एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। यह मंड या स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। इसके बाद भोजन ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। देखिए क्या होता है? इस जो मंड या स्टार्च होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वहाँ पर क्या बनता है? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। ये जो ग्लूकोज होता है ये पौधे अपने अंदर स्टार्च या मंड के रूप में उसे एकत्रित कर लेते हैं। तो जब हम उनको खाते हैं तो जो स्टार्च या मंड होता है उसका पाचन क्या होता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है उसके द्वारा शर्करा में हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? भोजन जो होता है वो ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। अब भोजन कहाँ पहुँच गया? आमाशय में पहुँच गया। तो आमाशय में जो भोजन का पाचन है वो किस प्रकार होता है वो हम आगे जानेंगे। इससे पहले देखिए सभी जो इसमें अंग हैं उनके एक एक करके नाम आप पढ़ लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले क्या है? ये लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, देखिए लार ग्रंथियाँ मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में ऑप्शन में कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो आप कॉपी पेन लेकर वहाँ पर लिख सकते हैं कि मानव में जो लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं मानवों में। ठीक है, आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखिए सबसे पहले लार ग्रंथियाँ, उसके बाद जो ये नली दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की, इसको कहते हैं ग्रास नली। ये सामने आपको लिखा दिख रहा होगा, ये कौन सी नली है? ये इतनी जो नली है ये है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद जो नीचे ये लगा हुआ है ना जे टाइप की संरचना, ये नीचे जो ये वाली संरचना दिख रही है ये संरचना है आमाशय। ये यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा। आमाशय के बाद ये जो सी टाइप की संरचना, ये वाली
वाली संरचना इसको कहते हैं ग्रैडी। यहाँ पर ये लिखा दिख रहा है ग्रैडी। इसके ऊपर जो ये इस टाइप की संरचना है इसको कहते हैं यकृत, अंग्रेजी में कहते हैं इसको लीवर। इसके पास में ही एक ये थैली टाइप से लटकी रहती है, यहाँ पर ये थैली टाइप से लटकी रहती है, इसको कहते हैं ये पित्ताशय। ठीक है। इसके बाद जो ये पूरा जो भाग दिख रहा है ये है आपका छोटी आंत, और ये फिर ये जो किनारे किनारे साइड में दिख रहा है ये है आपकी बड़ी आंत, जिसको बृहदांत्र बोलते हैं, और छोटी आंत को हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर क्या है मलाशय, और यहाँ पर लिखा नहीं है, ये रहा आपका गुदाद्वार, जहाँ से भोजन जो है अपच भोजन बाहर निकलता है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन कहाँ पहुँच गया था, आमाशय में पहुँच गया था। तो आमाशय में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। आमाशय लिखा है आमाशय में पाचन। आमाशय में क्या होता है, आमाशय में लगातार कृमाकुंचन गति के कारण भोजन पिसता है। कृमाकुंचन गति जो होती है वो आमाशय में भी होती है, यानी कि आमाशय जो होता है वो फूलता और पिचकता रहता है, जिससे भोजन जो है वो पिस जाता है और पिसकर बहुत ही महीन हो जाता है। आगे क्या लिखा है, साथ ही जठर ग्रंथियों से निकला जठर रस भी इसमें मिलता रहता है। देखिए आमाशय जो होता है, आमाशय की जो दीवारें होती हैं, दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं, जिनसे जो है जठर रस निकलता रहता है जब हम भोजन को खाते हैं तब। तो आगे क्या लिखा है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अतिरिक्त प्रोपेप्सिन तथा प्रोरेनिन नामक एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि दो एंजाइम होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, प्रोपेप्सिन तथा प्रोरेनिन नामक प्रो एंजाइम भी इसमें होते हैं। आगे देखिए इन तीनों का क्या क्या कार्य होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला कार्य है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन को सड़ने से बचाता है तथा भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जो हानिकारक बैक्टीरिया जो रोगाणु आते हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, प्रोपेप्सिन अम्ल के साथ मिलकर रेनिन में बदल जाता है। जो प्रोरेनिन नामक एंजाइम है वो अम्ल के साथ क्रिया कर कर किस में बदल जाता है, रेनिन में बदल जाता है, तथा दूध को फाड़कर प्रोटीन को अलग करता है। जो रेनिन नामक एंजाइम है वो क्या करता है, दूध को फाड़कर प्रोटीन को क्या कर देता है, अलग कर देता है। इसके बाद तीसरा जो काम है प्रोपेप्सिन का, प्रोपेप्सिन अम्ल के साथ मिलकर पेप्सिन में बदल जाता है और भोजन में प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो प्रोटीन होता है प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो ऑप्शन में आप क्या करके आएंगे, पेप्सिन नामक, ऑप्शन में दिया गया होगा पेप्सिन नामक एंजाइम, तो इस पर टिक लगाकर आएंगे। ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद भोजन जो हो जाता है वो कहाँ पहुँचता है, यहाँ आमाशय के बाद कहाँ पहुँचता है, ग्रैडी में। ग्रैडी में देखते हैं ग्रैडी में क्या होता है, लिखा है ग्रैडी में पाचन। इसमें क्या लिखा है, ग्रैडी में अधपचे भोजन में पहले पित्तरस तथा बाद में अग्न्याशयिक रस मिलता है। ग्रैडी में जब अधपचा भोजन यानी कि भोजन का आधा पाचन हो चुका होता है, उस अधपचे भोजन को हम लोग कायम भी कहते हैं। अधपचे भोजन को क्या कहते हैं, कायम भी कहते हैं। ये आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ग्रैडी में अधपचे भोजन में पहले पित्तरस और बाद में अग्न्याशयिक रस मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है, यह भोजन की अम्लीयता को दूर करता है। यानी कि जो भोजन आमाशय से आया था उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ था, तो वो भोजन क्या था, अम्लीय था। जो पित्तरस होता है वो क्षारीय होता है, ये क्या करता है, भोजन की अम्लीयता को दूर कर देता है। तथा अग्न्याशयिक एंजाइम, वो अग्न्याशयिक रस के जो एंजाइम होते हैं प्रो एंजाइम, वो क्रियाशील भी उनको बनाता है। अग्न्याशयिक रस में प्रमुख 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से 3 एंजाइम होते हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, शेष अधपचे प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। यानी कि जो प्रोटीन बची हुई है, जो जिसका पाचन वहाँ पर नहीं हो पाया था, उसको क्या करता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है एमाइलोप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार की शर्कराओं और मंड को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है।
इसके बाद एक और एंजाइम होता है जिसको कहते हैं स्टीएप्सिन एंजाइम। यह क्या करता है, यह वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। जो स्टीएप्सिन नामक एंजाइम होता है वो वसा को वसीय अम्ल और किस में बदलता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। आगे देखते हैं, क्षुद्रांत या जो छोटी आंत होती है उसमें क्या होता है, क्षुद्रांत या छोटी आंत में जो पाचन होता है वो क्या होता है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। जो छोटी आंत होती है वो सबसे बड़ा भाग होता है किसका, आहार नाल का। यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। सोचो ये कितनी लंबी होती है, 6.5 मीटर, मतलब सबसे लंबा भाग यही होता है पूरे आहार नाल में। छोटी आंत में आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस स्रावित होता है। जो छोटी आंत होती है उसमें आंत्र ग्रंथियां होती हैं, उन आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस स्रावित होता है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसमें भी कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये शेष प्रोटीन को, यानी कि जो प्रोटीन का पाचन ऊपर नहीं हो पाया था, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन ऊपर नहीं हो पाया था किसी भी प्रोटीन का, तो शेष प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, शेष शर्कराओं को ग्लूकोज में तथा शेष वसाओं को वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। और जो पाचन होता है छोटी आंत में ही पूरा हो जाता है। जो पाचन होता है वो छोटी आंत तक ही पूरा समाप्त हो जाता है। बड़ी आंत में का केवल क्या काम होता है, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत जो होती है वो अधिक चौड़ी होती है, वो ज़्यादा लंबी नहीं होती है, अधिक चौड़ी होती है। जबकि जो छोटी आंत होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, कितनी, लगभग 6.5 मीटर लंबी। अब इसमें देखते हैं, जो बड़ी आंत होती है वो अधिक चौड़ी होती है, इसमें दीर्घ रोम पाए जाते हैं। दीर्घ रोम क्या होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं दीर्घ रोम। दीर्घ रोम पाए जाते हैं जो जल को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि जो जल उस खाने में मिक्स है उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और मूत्राशय की तरफ भेज देते हैं तथा शेष अपच भोजन मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। और शेष जो भोजन पचा नहीं है, अपच भोजन है, उसको मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा पाचन। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसके बाद हम लाएंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।